नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाजर की उन्नत किस्में और बुआई की तकनीक। फसलों में दीमक कीट से नुकसान और नियंत्रण के उपाय। गाजर की खेती अच्छे मुनाफे का सौदा बन सकती है। इसके लिए आपको गाजर की उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई समय से करना होगा। और अभी इसकी बुआई का सही समय है, तो इसके लिए किसान कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई, अगर गाजर की खेती आप करते हैं तो गाजर की खेती आप सितंबर से लेके नवंबर तक कर सकते हैं इसकी खेती। और इस पीरियड में आप 1 से 2 बार खेत में इसकी बुआई करके और गाजर का उपज ले सकते हैं। गाजर की उन्नत बुआई तकनीक। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी की फसल है। गाजर की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। और उसके लिए किसान भाई खेत की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। खेत की 3-4 जुताई करें पाटा के साथ, और उसी खेत में आप किसान भाई 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की जरूरत होती है। और किसान भाई, आपकी खेत की उर्वरा शक्ति को आप देख लें। अगर जीवाश्म की मात्रा कम है, जिसका पीएच मान अगर 5.8 से 6.8 है, तो वैसे खेत में ज़्यादा इसका गाजर की खेती करेंगे तो उत्पादन अच्छी होती है। और अगर कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो किसान भाई 250 से 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से करें। और खेत की अंतिम जुताई के समय ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करें। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाई, जब गाजर की खेती करते हैं, इसके लिए प्रभेद पूसा मेघना, पूसा रुधिरा, पूसा वृष्टि है, नेंटेज है, पूसा केसर, पूसा नैन ज्योति, देसी लाल और देसी काली करके भी कई प्रभेद है, जिसका आप चुनाव करके आप खेती कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके मार्केट में, लोकल मार्केट में किस प्रभेद या कौन सी कलर का ज़्यादा पसंद है, मार्केट वैल्यू जिसका ज़्यादा हो, तो उस तरह से आप कलर को भी पसंद करके प्रभेद का भी चयन करके आप खेती कर सकते हैं। इसके खेती के लिए किसान भाई पूरे सितंबर से नवंबर तक आप कर सकते हैं। और जब गाजर की खेती करते हैं तो उसके लिए आप 4 केजी से 5 केजी सीड की मात्रा प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। और जब अंतिम जुताई कर लेते हैं तो उसी जुताई में किसान भाई स्पेसिंग अगर देके अगर खेती करते हैं गाजर का, लाइन से लाइन, कतार से कतार करते हैं,
उत्पादन और उसका जो गाजर का जो साइज होता है वो भी बढ़िया मिलता है और एक ग्रेडिंग करने में भी अच्छी होती है, तो उसका मार्केट वैल्यू भी अधिक होता है। इसीलिए किसान भाई स्पेसिंग रख के ही गाजर की खेती करें। कतार से कतार 25 सेंटीमीटर और उसी कतार में 10 सेंटीमीटर के दूरी पर गाजर की सीड का सोइंग कर दें। तो इस तरह से अगर आप कर देते हैं गाजर की बुआई तो उसका उत्पादन क्षमता खास करके आप देखेंगे कि लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। तो इस तरह से गाजर की खेती आप करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के किसानों को आमतौर पर खेतीबाड़ी में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिसमें से एक है कीटों का प्रकोप। जी हाँ, कई ऐसे कीट होते हैं जो कि बहुभक्षी होते हैं। दीमक भी इन्हीं कीटों में से एक है। ये कीट लगभग सभी फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि ये कीट भंडारण के दौरान भी काफी नुकसान करता है और समय रहते इसकी रोकथाम नहीं करने पर पूरी फसल को तबाह कर देता है। इसीलिए आप इसकी रोकथाम कैसे करें, ये बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांटू रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी। दीमक की हम अगर बात करते हैं तो दीमक को हम कीट जो पेस्ट बोले या लाभदायक बोले, ये अपने जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ही सोशल इंसेक्ट है जिसमें आपको पूरे दीमक का घर होता है, उसमें रानी का कंट्रोल होता है। उसके अलावा उसमें वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सैनिक होते हैं। इसके बाद में जो राजकुमार या जो नए कॉलोनी बनना है, उस तरह से इसमें एक सामाजिक स्तर बना हुआ रहता है। और अगर दीमक कई जगह हम देखते हैं तो दीमक खाद बनाने में अगर उसको लाभदायक रूप में देखते हैं तो बहुत सारा जो सेल्यूलोज है उसको डिकम्पोज करती है। लेकिन अगर खड़ी फसल में इसका प्रकोप होता है, जहाँ पे सूखा रहता है या बहुत सारी हम जहाँ लाल मिट्टी होती है वहाँ पे इसका प्रकोप देखते हैं। रबी वाली फसलें या कोई सी किस्म की जो कोई सी भी ऋतु की फसलें हो, उसमें अगर दीमक का प्रकोप होता है तो ये कीट का रूप धारण कर लेता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके देखते हैं सिम्टम्स, अगर हम धान में या रबी की फसलों में जो गेहूं आएगा इसमें देखते हैं तो आपको सूखा पौधा पहले सूखा हुआ दिखाई देता है, और अगर उसको उखाड़ते हैं तो इजीली उखड़ जाता है, तो जड़ें पूरी तरह से काट करके आपका पौधे को नुकसान कर देता है। इसके
अगर नियंत्रण की बात करनी है तो हमें पहले से ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने के लिए सबसे पहले है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत में कभी भी कच्चा गोबर न डालें। किसान कई बार देखते हैं कि कच्चा गोबर का प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करके, तो इससे इस दीमक है उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरा, जो पहली वाली फसल है उसके अगर कच्चे जो नहीं पके हुए हैं डंठल अगर छोड़ देते हैं तो उससे भी कीट का इस दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। हम तीसरी कई बार देखते हैं कि खेत के आसपास में मेड़ के ऊपर दीमक का जो दिमकोला जिसको बोलते हैं, इसको अगर जुताई करके या वो किसी रूप से हम नष्ट नहीं करते हैं तो वहाँ से फिर दीमक का प्रकोप जो खेत में जो फसल लगाएं उसके ऊपर होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले अगर रबी की फसलों में हम बुआई करते हैं जैसे गेहूं की, इनकी, तो इसमें आप बीज उपचार करके बुआई करेंगे तो कीट का प्रकोप कम होगा। कीट जो बीज उपचार के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का जो आता है बीज उपचार के लिए गोचू, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप क्लोरपाइरिफॉस से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। अगर कीट का ज़्यादा प्रकोप हो तो उसमें क्लोरपाइरिफॉस डस्ट को हम खेत में, या बायोफ्लेक्स कीटनाशक आता है उसको भी खेत में डाल सकते हैं, ज़्यादा प्रकोप वाली संभावना हो वहाँ पर। अगर खड़ी फसल में कीट का प्रकोप, दीमक का प्रकोप होता है तो हल्की सिंचाई करने से भी दीमक का प्रकोप कम होता है। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। जो हमारा ICR है उसने एक तकनीक निकाली है कि अगर जहाँ पे कीट जो दीमक का है प्रकोप ज़्यादा होता है तो मुख्य फसल को बचाने के लिए अगर बीच बीच में हम डंठल डाल देते हैं या कुछ जो गोबर, कच्चा गोबर डाल दिए हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कीट है मुख्य फसल पर नहीं लग के वहाँ पे दीमक पूरी तरह से वहाँ चली जाती है और हमारी मुख्य फसल बच जाती है। यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज़्यादा हो तो क्लोरपाइरिफॉस को या इमिडाक्लोप्रिड को, फ्रटेरा जो इसका फॉर्मुलेशन आता है, इन ग्रेन्यूल्स को खेत में छिड़क करके ऊपर से स्प्रिंकलर के द्वारा या आप फ्लड इरिगेशन किसी से भी हल्की सिंचाई कर देंगे तो दीमक का प्रकोप कम हो जाता है और आपकी फसल बच जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत देश के लगभग सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में पशु अगर ठंड की चपेट में आ जाते हैं
तो उनका उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही पशुओं को निमोनिया रोग होने का डर भी बना रहता है। निमोनिया पशुओं में घातक बीमारियों में से एक है। अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो पशु की मौत भी हो सकती है। तो चलिए पशुओं में निमोनिया रोग की रोकथाम के बारे में जानते हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार से। जैसा कि आज का विषय है, इसमें हम लोग दुधारू पशुओं में होने वाले निमोनिया के बारे में बात करते हैं। दुधारू पशुओं में इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी जो समय है, जो सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस समय में कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ से उनको बचाव हो सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर दुधारू पशुओं में निमोनिया हो जाता है तो उसमें दूध की कमी आ जाती है और उससे नुकसान ये होता है कि पशुपालकों को दूध कम मिलेगा और उससे उनका आय की कमी आएगी। निमोनिया जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा जनित संक्रमित रोग है। यह रोग शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर, बहुत ठंडा पानी पीने से और ठंडी हवा लग जाने से यह रोग हो जाता है। दूसरी चीज जो हमने बताया कि एक डस्टी फीड, जो धूल के कण वाले जो खाने होते हैं, वो अभी के मौसम में वो बहुत ज़्यादा निमोनिया को कॉज करते हैं। तो सर्दियों में अगर धूल से मिला हुआ खाना अगर खिलाएंगे, डस्टी फीड कहते हैं, अगर उसको हम खिलाते हैं तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस अधिक होते हैं। तीसरा जो बहुत कम कॉमन चांस है, जो लेकिन होता है कि दवा पिलाते समय अगर गलती से दवा जो अगर मुंह में डाल के ड्रेंचिंग कर रहे हैं, अगर मुंह में से दवा पिला रहे हैं, तो वो अगर गलती से फेफड़ा में चला गया तो वहाँ से भी निमोनिया होने के चांसेस रहती हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर कोई भी पशुपालक दवा पिला रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ठीक से पिलाएं और सांस की नली में न जाए। निमोनिया के पहचान के लिए हम लोग देखेंगे कि वो जब सांस जो होता है वो पेट के से सांस लेती है। जब सांस लेते हैं, नॉर्मल जो गाय सांस लेती है, वो अपना छाती और पेट दोनों का मूवमेंट होता है। लेकिन अगर निमोनिया हो गया तो केवल पेट का मूवमेंट होगा सांस के लेने समय में, और छाती का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि निमोनिया हो गया है। इस रोग में रोगी पशु बहुत सुस्त रहता है। पशु खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं। उसे जुकाम और खांसी हो जाती है। पशु का शरीर कांपता है और साधारण ज्वर हर समय बना रहता है। उसकी नाक से बलगम निकलता रहता है। साथ ही नाड़ी भी तेज चलती रहती है। तो हम लोग सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें निमोनिया न हो। पहला कि हम लोग उसको वेंटिलेशन, जो हवादार कमरा होना चाहिए, हवा का आदान प्रदान अधिक होना चाहिए, हवा के बहाव अधिक होना चाहिए, जिससे उस घर में जितने भी कीटाणु हैं और जो दूषित वायु है वो बाहर निकल सके। ये ज़रूरी है। और घर का तापमान को भी मेंटेन करता है जब हवा प्रवाह ज़्यादा होता है। दूसरे है कि जब ठंड का मौसम बढ़ जाए, रात के समय में ठंड अधिक हो रही है, तो उस समय में हम लोग को गर्मी वो प्रदान करना होता है। घर को गर्म रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पशुओं में कुछ गर्म कपड़े डालने की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता को करने से हम लोग उसको बचाव कर सकते हैं। बचाव के उपाय: रोग से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोगी पशु का जूठा आहार या पानी स्वस्थ पशु को न दें। अधिक ठंडा मौसम होने पर पशुओं को पशुशाला में बांधे रखें। पशुशाला में ठंडी हवा को रोकने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे लगा दें। इसके अलावा रोग ग्रसित पशु को नौसादार, सौंठ एवं अजवाइन 1-1 तौला को अच्छी तरह से कूटकर 250 ग्राम गुड़ के साथ घोल बनाकर दिन में 2 बार देने से भी यह रोग नियंत्रित हो जाता है। अब अगर हम लोग उपचार की बात करें तो उपचार में तो सबसे पहले उनका जो निकटतम पशु चिकित्सक से ही के सलाह पे दवा दी जाती है।
क्योंकि वो वजन के अनुसार दिया जाता है। लेकिन हम लोग घरेलू उपचार कर सकते हैं और उसमें इक्लिप्टस वायल बहुत अच्छा होता है, विक्स जिससे बनता है, और टिंचर बेंजोइक, ये दोनों दवा बहुत अच्छा इन्हिलेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो कपड़े में उसको दोनों को कोई भी दवा एक लेके और उसको नाक के पास उसको ले जाने से उसका जो भाप है वो सांस के नली से जाएगा और वो सांस के नली को खोल देगा, जिससे कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। और फिर हम लोग आगे बढ़कर उसका एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं, उसको एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं, वो पशु चिकित्सक के सलाह पर करके कितनी मात्रा में दी जाए वो उन्हीं का करके हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक उपचार करने से हम लोग जो ऑक्सीजन की कमी हो गई, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निमोनिया का बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव हुटाप जिला रांची से मोहनलाल महतो ने। आप लाख की कटाई छटाई और इसके बाद किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहनलाल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्ते। अभी हम देखेंगे कि लाख की कटाई कैसे करते हैं। अभी जो मौसम है उसमें रंगनी का कतकी जो क्रॉप है उसकी कटाई अभी अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाएगी, तो हमें उसकी मैच्योरिटी देखना है। तो अभी हमारे देश में मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, इन कई जगह लाख की खेती कई की जाती है। तो इन सभी और देश में बहुत जगह भी लाख की खेती होती है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि ये लाख मैच्योर कैसी होती है। तो रंगनी के बारे में बताऊंगा, कतकी फसल के बारे में। जो लाख में जो मोम होता है वो कम हो जाता है और थोड़ा पीलापन आ जाता है कतकी में। जैसे ही हमें पता चले कि ऐसे हो गया है तो हम उसकी कटाई शुरू कर देंगे। लाख की कटाई करने से पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें, जैसे परिपक्व लाख की कटाई करें। इसकी पहचान के लिए खेत का सतत निरीक्षण करें और जब लाख के ऊपर पीली परत जैसे दिखने लगे तब लाख की कटाई करें। कटाई के पूर्व मौसम के मिजाज को भी जरूर देख लें। अगर बारिश होने की संभावना हो तो कटाई ना करें। कटाई के लिए पेड़ों पर चढ़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि पेड़ों की सतह पर अधिक पानी या चिकनाहट तो नहीं है, क्योंकि इससे फिसलकर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कटाई करने के लिए हमेशा प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों का ही चुनें। इसकी कटाई कैसे करेंगे? एक तो सिकेटर होता है और एक ट्री प्रूनर होता है। ट्री प्रूनर से बड़ी बड़ी डालियां काट देते हैं और उसके बाद छोटी छोटी डालियां हम सिकेटर से काटते हैं। तो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हम डाली काटते हैं ब्रूड लैग बनाने के लिए, बीहन लाख बनाने के लिए। आमतौर पर किसान लाख की कटाई के लिए पेड़ की टहनियों को कुल्हाड़ी या डॉली से काटते हैं। इससे एक तो स्वयं चोटग्रस्त होने का भय बना रहता है और दूसरा टहनियों पर तेज प्रहार करने से लाख की परतें झड़ने लगती हैं, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए लाख की कटाई हमेशा तेज धार वाले हथियारों या सिकेटेरियर से करना चाहिए। पेड़ों पर से लाख की कटाई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करें। बड़ी टहनियों सहित कटाई करने से टहनियां पैरासूट की भांति नीचे गिरती हैं, जिससे अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। कटाई के बाद खेत में फैली सभी टहनियों को एक स्थान इकट्ठा कर लें और टहनियों से पत्तियों को अलग कर लें। चूंकि बीहन के अंदर लाख के सिसोकीट मौजूद होते हैं, ऐसे में काटी गई लाख को अधिक बलपूर्वक ना हिलाएं। इससे अधिक और अच्छी मात्रा खेत में लाख मिलती है।
तो बिहन लाख हम बहुत हो गया 5 से 4 दिन तक हम रखेंगे और 5 से 4 दिन के अंदर तक हमको बिहन लाख बांध देना है। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे आप और ऐसी इस तरीके से आप खेती करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है लाख में ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और आपका इनकम बढ़ेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।